आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 03। लेक्चर नंबर 03 में हम प्रोनाउन के दो टाइप कवर करने वाले हैं। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हूबहू सेम होता है, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो हम वन बाय वन करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों को कवर करेंगे आज की क्लास में। पहला जो टाइप है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी गहराई में चलने से पहले इसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों रखा गया ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये आपने अगर बात समझ ली तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आ जाएगा। जो रिफ्लेक्सिव जो शब्द है ये रिफ्लेक्ट से लिया गया है। रिफ्लेक्ट से लिया गया है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में मिरर के चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो मिरर होता है अगर लाइट रेज इस पे आती है तो ये मिरर जो है इसको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस भेजना। तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखा गया, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रही थी। अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है वो समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप बेसिक फंडामेंटल वाला चैप्टर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने सीखा था वो ये सीखा था सब्जेक्ट जो होता है ये एक्शन परफॉर्म करता है, और एक्शन परफॉर्म जब करता है इसको आप नाम देते हो वर्ब का। ये जो एक्शन का जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है, ये इम्पैक्ट का जो भी आपका रिसिपिएंट होता है, जो भी इसका रिसीवर होता है, उसको आपने नाम दिया था ऑब्जेक्ट का। ये बात उस वक्त हमने एक लाइन में लिखी थी, लेकिन इसकी गहराई जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी है। मान लो मैं एक यूज केस आपको बताऊं। एक यूज केस ये हो गया, मान लो आप खड़े हो कहीं, आपने क्या किया, हाथ में लिया एक पत्थर और इसको उछाला हवा में और ये वापस आपकी खोपड़ी पे आके गिर गया। तो हुआ क्या, जो आपने एक्शन परफॉर्म किया उसका जो रिसीवर है वो आप खुद ही हो गए। जो डूअर था वही इसका रिसीवर भी बन गया। तो या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इस एक्शन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गया। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये वाली कंडीशन अगर डालनी हो तो ये वाली कंडीशन डालने के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम रखना पड़ेगा। मान लो मैं एक कंडीशन ले लेता हूं रैंडम, बगैर एग्जांपल के मैं आपको अगर ऐसे ले लेता हूं कि मान लो एक सब्जेक्ट है, इसने क्या किया, इसने एक एक्शन परफॉर्म किया, उसको अपने वर्ब से डिनोट किया, उसके बाद यही जो है आपका रिसीवर भी है। तो आप सब्जेक्ट दोबारा रखोगे। मान लो ये वाला नाउन होगा और इस नाउन की जगह दोबारा आपको नाउन बनना पड़ेगा। यही इसका सब्जेक्ट होगा, यही इसका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, यही इसका सब्जेक्ट होगा, यही इसका ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे केस में नाउन रिपीट हो जाएगा। तो आपने प्रोनाउन का चैप्टर इसीलिए पढ़ा है कि नाउन की रिपीटेशन को आप अवॉइड करोगे। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस कंडीशन को सेंटेंस के अंदर खूबसूरत रूप से रखने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इजाद किया गया। अब हम क्या काम करते हैं, हम यहां पे इस नाउन को रिप्लेस करते हैं एक प्रोनाउन से। किससे रिप्लेस करते हैं, एक प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। इस आइडियल केस के लिए इस प्रोनाउन का जो नाम रखते हैं वो रखते हैं रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव इसलिए हमने नाम रखा क्योंकि ये प्रोनाउन देख के हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट का एक्शन उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हो तो इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपने आप में बताए कि जो सब्जेक्ट है वही अपना एक्शन वापस से ले रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक नए स्टाइल में बनाया गया और वो नया स्टाइल हम देखेंगे, बड़ा मजेदार है। आपने पजेसिव एडजेक्टिव याद किया था, पजेसिव एडजेक्टिव आपने रट्टा मारा होगा। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन बनाया गया उसमें पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया। इस पजेसिव एडजेक्टिव में खास बात क्या होता है, ये पोजीशन शो करता है। इसके साथ कंबाइन किया गया एक सेल्फ और दूसरा सेल्फ्स। सेल्फ का मतलब होता है खुद। सेल्फ जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है और सेल्फ जो होता है वो होता है आपका प्लूरल। तो जितने आपके पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर थे उसमें सेल्फ जोड़ा गया और जितने आपके पजेसिव एडजेक्टिव जो है प्लूरल थे उसमें आपका सेल्फ्स जोड़ा गया। ये जोड़ के जो बनाया गया वो बनाया गया आपका क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मेशन
किया गया। अब इसके अंदर खास बात क्या रही, इसके अंदर एक मिला आपको पोजीशन। अब भैया पॉजिटिव एग्जेक्टिव जोड़ रहे हो तो इसके अंदर आपको मिला पोजीशन, लेकिन किसका पोजीशन, इसको देख के आपको यह पता चलेगा कि एक्शन का पोजीशन, एक्शन का पोजीशन देखने को मिला। और दूसरा मिला सेल्फ, और सेल्फ से रिफ्लेक्शन। क्या मिला, रिफ्लेक्शन। ये दो बातें एक साथ मिली, ये दो बातें एक साथ मिली। ये प्रोनाउन इसी हिसाब से बनाया गया कि वो एक्शन का पोजीशन शो करे, उसका रिफ्लेक्शन ये बताए कि भाई जो सब्जेक्ट है उसके एक्शन पर उसी का पोजीशन है, मतलब उसका एक्शन उसी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर हम फॉर्म करें तो कितना आसान होगा, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको पॉजिटिव एग्जेक्टिव याद हो तो आपको यह पता है कि आपने जो बनाया था आई का पॉजिटिव एग्जेक्टिव माई बनाया था। तो मैंने ये बोला कि अगर कोई चीज सिंगुलर है तो उसमें आप सेल्फ जोड़ो। तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव में जैसे ही आप सेल्फ जोड़ोगे क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका क्या बनेगा, माई सेल्फ। इसका क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आई का प्लूरल वी होता है और वी का पॉजिटिव एग्जेक्टिव आवर होता है। तो ऐसे केस में जो अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना वो बना आवर, और ये प्लूरल होता है तो इसमें जो जोड़ोगे आप आवर सेल्फ जोड़ोगे। इसी तरीके से यू में जो जोड़ोगे वो सेल्फ जोड़ोगे, और यू में जो जोड़ते हो वो सेल्फ भी जोड़ते हो। क्या जोड़ते हो, सेल्फ जोड़ते हो और सेल्फ भी जोड़ते हो, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों यही होता है। इसके अलावा जो आप बनाओगे वो बनाओगे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये तीनों जो है आपके सिंगुलर, ही का हिम, सी का हर और इट का इट आपका क्या रहता है, ये आपका पॉजिटिव एग्जेक्टिव इट्स रहता है। तो इट का इट सेल्फ बनाते हो, और इसके बाद दे का जो देम होता है, देम में जो जोड़ते हो, देम प्लूरल है तो देम सेल्फ्स बनाते हो। क्या बनाते हो, देम सेल्फ बनाते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो बात आ गई कि सर आपने बना दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमने समझ लिया, हमने बेसिक फंडामेंटल चीजें समझ ली, हमने उसका फॉर्मेशन समझ लिया, और हमको ये चीजें याद भी हो गई। अगर हमको पॉजिटिव एग्जेक्टिव याद है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आसानी से याद हो गया। अब इनका यूज केसेस क्या है, अब इनका यूज केसेस क्या है। इनका यूज केसेस समझाने के लिए मुझे आपको एक बात और समझानी पड़ेगी। हम वापस इस स्लाइड पे आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक यूज केस समझाता हूं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स है वर्ब का, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स है वर्ब का, ये समझ लो। देखो जो वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ब होती है, वो दो तरीके की होती है। एक वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है ये ट्रांजिट शब्द से बना हुआ है, ट्रांजिट शब्द से बना हुआ है। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर। इसका ये मतलब ये हो गया कि ये उस कैटेगरी में ये एक्शन आता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ये उस कैटेगरी में आती हैं जो एक्शन को ट्रांसफर करती हैं। ये क्या करती हैं, एक्शन को ट्रांसफर करती हैं किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। या यूं कह लो कि ये जब भी वर्ब इस्तेमाल होगी इनके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्या होना, इनके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसका जस्ट अपोजिट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब होती है एक्शन को ट्रांसफर ही नहीं करती है। अगर एक्शन को ट्रांसफर नहीं करती हैं तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये जो कंसेप्ट है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होकर आपके एग्जाम में आता है। इसका यूज केस जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब कॉम्बिनेशन से कैसे बनता है, एक बात मैंने अभी आपको बताई कि जब भी आपका एक्शन ऐसा हो कि उसका जो इंपैक्ट हो या करने वाला और उसका रिसीवर, डूअर और रिसीवर सेम हो, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत होती है। किसी सेंटेंस में कैसे पहचानोगे, किसी सेंटेंस में कैसे पहचानोगे कि भैया एक्शन उसी के ऊपर हो रहा है या एक्शन उसका इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। ऐसे केस में आपको इस कैटेगरी को फॉलो करना पड़ता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो होता क्या है, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है कई बार सेंटेंस के अंदर उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। समझिए, मेरी बात नोटिस कीजिएगा, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मान लो सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब दिया हो, ट्रांजिटिव वर्ब्स दिया हो और इसके बाद ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है,
दूसरी बात हो गई कि अगर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो और उनके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, उनके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये जो सेंटेंस होता है वो गलत होता है, ये जो सेंटेंस होता है वो गलत होता है। यहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए सेंटेंस को करेक्ट रखने के लिए। तो कई बार क्या होता है सेंटेंस के अंदर आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये अब्सेंट होगा, ये अब्सेंट होगा। अगर ये अब्सेंट होता है तो इसकी जगह जो है आपको क्या करना होता है, इसकी जगह आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। और दूसरी अगर बात करूं कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिस सेंटेंस के अंतर्गत इसके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज केस दे दे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर लगा के दे दे, तो आपको इससे रिमूव करना होता है। तो ये जो चीज है ये आपके एग्जामिनेशन में रखी जाती है, इसके साथ नहीं दिया जाता है, इसके साथ दिया जाता है। तो जो चीज आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर कितना सारा याद करें, कम से कम इतना तो याद करें जो जनरल यूज केस में आते रहते हैं और जो पिछले 20-22 साल में एग्जाम में कवर हुए, उतने तो आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी पे चलेंगे, फिर हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी पे आएंगे। यही पूरा का पूरा बेसिक फंडामेंटल है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी, जैसे पहला शब्द है एक्विट, दूसरा है रिकंसाइल, तीसरा है अम्यूज, एडाप्ट, एडजस्ट, प्राइड, अपसेंट, इंजॉय, अवेंज, अवेल, रिजाइन, एक्सर्ट, अप्लाई। ये सारे के सारे ऐसे आपके जो है वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। जैसे एक्विट आपके एग्जाम में बहुत रिपीट हुआ है, रिकंसाइल आपके एग्जाम में बहुत रिपीट हुआ है। इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो रिजाइन हुआ है, अप्लाई हुआ है, और इसके अलावा एक और शब्द है जो अवेल हुआ है, और अवेल के अलावा अपसेंट एक शब्द है जो अक्सर करके आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वैसे तो आपको याद पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गलती से भूल रहे हो तो एक्विट, रिकंसाइल, अपसेंट, अवेल, रिजाइन और अप्लाई ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब भी ये आपके सेंटेंस के अंदर आए, किसी सेंटेंस के अंदर ये सारे के सारे वर्ब्स दिए हों, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हुआ तो इसके बाद आपको ये देखना होता है कि इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है तो दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा होना जरूरी होता है, लगा हुआ जरूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो सेंटेंस करेक्ट है, नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालने की जरूरत है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट का काम करता है। और एक बात और याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्लेस कहां होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जो लगाते हो वो लगाते हो यार कि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट की जगह ही लगाते हो ना, तो हमेशा वर्ब के बाद उसकी पोजीशन होती है। तो ये बात भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये आपको याद रखना है इन वर्ब के साथ कि इन वर्ब के बाद या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए या तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, ही इक्विटेड, ये आपका जैसे ही आपने देखा आपको मिल गया कि ये भाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आपको मिलना चाहिए या तो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो होना चाहिए ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आरपी से लिख देता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है। हर्ष अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द गोल्डन चांस। अब ये जो हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका ये मतलब है सेंटेंस करेक्ट है। अब देखो एग्जाम में मान लो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से अगर आ गया, अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से आ गया, हर्ष अवेल्ड ऑफ द गोल्डन चांस, हर्ष ने गोल्डन चांस अवेल कर लिया, तो सेंटेंस ना इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आता है। यहां पे देखो अवेल के बाद इसका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, आगे जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी वजह से यहां पे हिमसेल्फ लगाया गया है। तो आपको इन वर्ब्स के बाद ध्यान देना रहता है कि आपका जो हमेशा जो लगा होना चाहिए, इनके बाद या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो।
ये जरूर है। और दूसरी चीज है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे हर्ष के हिसाब से हमने हिमसेल्फ इस्तेमाल किया है, ही के हिसाब से हिमसेल्फ इस्तेमाल किया है, आई के हिसाब से माई सेल्फ होगा। तो जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो उस हिसाब से लोगे, सेकंड पर्सन तो उस हिसाब से, थर्ड पर्सन है तो उस हिसाब से लोगे। जैसे कुछ एग्जांपल और देखते हैं जो बात थोड़ा और क्लियर करेगी। जैसे सी मस्ट रिकंसाइल, रिकंसाइल के साथ हर्सल दिया हुआ है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ही वुड हैव टू एक्सर्ट, एक्सर्ट के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना है या ऑब्जेक्ट लेना है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू वुड पास योर एग्जाम्स इफ यू अप्लाइड, अप्लाइड के बाद क्या है, अप्लाई के बाद आपको लेना होता है या तो ऑब्जेक्ट लो या तो फिर रिफ्लेक्सिव, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव है। यू कैन एंजॉय योर सेल्फ बाई सिंपली टेकिंग द टाइम टू रिलैक्स, यहां पे एंजॉय के बाद आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया हुआ है। सी हैड ऑलवेज प्राइडेड, प्राइड के बाद आपको लेना है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो प्राइड दिया हुआ है तो हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया हुआ है। सी रिजाइन, रिजाइन के बाद फिर से यहां पे लिया हुआ है और सी के हिसाब से हरसेल्फ लिया है, सी के हिसाब से हरसेल्फ लिया है और यहां पे यू के हिसाब से योरसेल्फ लिया है। यू वुड पास योर एग्जाम इफ यू अप्लाइड योरसेल्फ, यू के हिसाब से योरसेल्फ लिया है। अच्छा योरसेल्फ नहीं लिया है क्योंकि यू यहां पे एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, तो इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर बोला केस तो दिखा दो जहां पे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रेजेंट हो। जैसे देखना, राज एंजॉयड द पार्टी, राज एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन। अब दोनों में फर्क देखो, इस वाले में बात करूं राज एंजॉय द पार्टी, राज ने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, तो एंजॉय का ऑब्जेक्ट है, एंजॉय का ऑब्जेक्ट है द पार्टी। क्या एंजॉय किया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एंजॉय के बाद यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे देखिएगा राज एंजॉयड, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं राज एंजॉयड ड्यूरिंग द वेकेशन, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। राज ने वेकेशन के दौरान एंजॉय किया, लेकिन क्या एंजॉय किया, इस वर्ब का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो राज ने अपने आप को एंजॉय किया, वेकेशन के दौरान खुद में ही एंजॉय किया, ये आप मैसेज यहां कन्वे करोगे, यहां पे आपको हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस तब जाके करेक्ट हो जाएगा। इसका आपको ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत है। और एक चीज और देखना है, जैसे अपसेंट लिखा हुआ है, अपसेंट एज ए वर्ब की तरह जब काम करता है ना, तब उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना होता है। जैसे सेंटी वॉज अपसेंट, अब सेंटी वॉज अपसेंट लिखा है तो इसके बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे वर्ब नहीं है। सेंटी अपसेंटेड हिमसेल्फ, अब यहां पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इस वजह से यहां पे आपको हिमसेल्फ लेने की जरूरत पड़ी। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी लगाते हो जिसको लिंकिंग वर्ब बोलते हो और उसके बाद जो शब्द लगाते हो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट आपका जो है प्रोनाउन हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट आपका वर्ब नहीं होता है। तो ये वर्ब नहीं है, तो ध्यान रखना कि ये जो यूज केस है वो वर्ब पे है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो बात तो ये आ गई कि सर आपने पहली कैटेगरी तो कवर कर लिया ट्रांजिटिव वर्ब की, अब बात ये आती है सर दूसरी कैटेगरी भी तो कवर होनी चाहिए। तो अब दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी हमको कुछ याद रखना पड़ेगा। ये कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी है, जैसे कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बेथ, मूव, सिट, हाइड। ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वैसे आपको याद सभी को रखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसको तकरीबन 20 दफा पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो 20 दफा पूछने का मतलब है यार ये तो याद होना चाहिए। जैसे आई बाथड माई सेल्फ इन हॉट वाटर, मैंने खुद को गर्म पानी में धोया, मैंने अपने आप को नहलाया गर्म पानी में। अरे यार मैंने गर्म पानी में नहाया बोलते हैं, खुद को नहलाया नहीं ना बोलते हैं। तो आई बेथड माई सेल्फ लगाना गलत है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनका एक्शन ट्रांसफर ही नहीं होता। एक्शन अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो आपको ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। सी हाइड हर सेल्फ अंडर द बेड, अब यहां पे हर सेल्फ नहीं लगाओगे, सी हाइड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे छुप गई, वो खुद को बेड के नीचे छुपा लिया, ऐसा नहीं होते। ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग, उसने खुद को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोक लिया। यार क्या मतलब बनता है, उसने जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोक लिया, वो रुक गई, ये आपको मैसेज करना होता है। तो स्टॉप के साथ आप जो है नहीं लगाते हो। द सन हैज हिडन इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड, अरे यार सूर्य अपने आप को, सूर्य छुप गया। तो ये सारे के सारे जो वर्ब होते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट की जो है वो जरूरत नहीं है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स होने का मतलब है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बात और है, मैं अभी बात कर रहा था पोजीशन के लेके, तो एक और जो चीज़ है जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कई बार आप बोलते हो ना माई सेल्फ शिव फ्रॉम कानपुर, कई बार क्या होता है इंट्रोड्यूस करने किसी को जाते रहो तो आप बोलते हो ना माई सेल्फ शिव फ्रॉम कानपुर, तो इसको रूल नंबर 3 में मैंने डाला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। योर सेल्फ एंड ही हैव गॉन टू लखनऊ, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क, रोहित विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ। तो आपको एक बात ये समझना है कि आप ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट की जगह पे नहीं करते हो और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नहीं करते हो, क्योंकि इसका जो काम होता है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब, क्या मैं सीधे सीधे पूरा लिख दूं, ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्शन ट्रांसफर करना होता है, तो इसके बाद ही आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। ये यूज केस सही होता है, इसके अलावा इसका यूज केस और कहीं नहीं होता। तो जैसे आपने माई सेल्फ शिव फ्रॉम कानपुर लिखा है तो गलत है, ये जो सही स्ट्रक्चर में होता है वो इसका सही स्ट्रक्चर ये होता है, इसको सब्जेक्ट की जगह प्लेस नहीं करते हो, आई एम शिव फ्रॉम कानपुर, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से योरसेल्फ एंड ही, तो योरसेल्फ को रिप्लेस करना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये सेंटेंस करेक्ट होता है, मैं अभी चर्चा करूंगा इसकी और अभी अगले वाले एम्फेटिक प्रोनाउन में। रोहित विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, हमेशा आपको ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ये बात एकदम गांठ बांध करके रख लो। अब इसके बाद ना जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हूबहू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है। जैसे आपने इट सेल्फ इस्तेमाल किया, माई सेल्फ इस्तेमाल किया, हर सेल्फ इस्तेमाल किया, यूर सेल्फ इस्तेमाल किया, योर सेल्फ इस्तेमाल किया, आवर सेल्फ इस्तेमाल किया, यही सारे के सारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्क क्या होता है। कई बार क्या होता है, हम ये बोलते हैं हमने काम किया, इसी बात को जोड़ रहा के बोलते हैं हमने खुद ही काम किया, महारानी खुद ही जो है पार्टी अटेंड करने के लिए आई। तो जब आपको स्ट्रेस देना होता है ना, तब आप एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो, और जो वर्ड्स होते हैं ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले ही पूरे के पूरे वर्ड्स होते हैं, इसमें कुछ भी नया वर्ड नहीं होता है। बस इसमें आपको खास करके एक बात ध्यान रखना होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों अगर स्ट्रक्चर में सेम होते तो सेंटेंस के अंदर आप पहचानोगे कैसे। सेंटेंस के अंदर आपको पहचानने का एक सबसे सही तरीका क्या होता है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये क्या करता है, ले करता है स्ट्रेस, ले करता है स्ट्रेस। इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो प्लेसमेंट है, इसका जो प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाता है, इसका जो प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाता है। समझ में आई बात। जबकि अगर मैं यही बात करूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में जो आप रखते हो वो रखते हो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद जो है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। तो जब भी आता है ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। ये बात देखो यहां से आपको समझ में आ जाएगी। दो एग्जांपल लिखा है, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम्स। अब यहां पे हिमसेल्फ का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाजू में किया गया है। अब मैं पूछूं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। इस सेंटेंस का मतलब है वो अपने प्रॉब्लम के लिए खुद ही जिम्मेदार है। तो आप सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्ट्रेस डाल रहे हो कि वो खुद ही जिम्मेदार है। तो जब स्ट्रेस डालना हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। जैसे सी हर्ट हरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, यहां पे एक एग्जांपल अगर और दूं, द क्वीन हरसेल्फ अटेंडेड द पार्टी। क्वीन ने खुद ही पार्टी को अटेंड किया। तो आप यहां पे देखोगे कि हमने क्या काम किया है कि हरसेल्फ जो इस्तेमाल किया है, हरसेल्फ इस्तेमाल किया है हमने सब्जेक्ट के बाद, हरसेल्फ इस्तेमाल किया सब्जेक्ट के बाद। तो जब आपको सब्जेक्ट के बाद अगर देखने को मिले
तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इसका मतलब आप स्ट्रेस करते हो, और ऐसे केस में आप कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं, आपने इन सेंटेंसेस को देखा, इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि आई बेथड माई सेल्फ इन हॉट वाटर, ये गलत होता है, लेकिन ये सेंटेंस एकदम सही है। अगर मैं इसी को स्ट्रेस डाल दूं, क्या कर दूं, स्ट्रेस डाल दूं, आई माई सेल्फ बेथड, आई माई सेल्फ बेथड इन हॉट वाटर, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मतलब वर्ब के बाद, बेथ के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब अगर वर्ब के बाद आता है तो बट ऑब्वियस बात है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो ये गलत होता है, पर ये सेंटेंस सही होता है। सी हर सेल्फ हिड अंडर द बेड। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग, अगर मैं इसको लिखूं ही हिमसेल्फ stopped before the zebra crossing, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आपको एक बात ये समझना है, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना गलत है। इनके पहले मतलब सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद जब भी आपको माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे के सारे शब्द मिले तो ये सही होते हैं। इनके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, क्योंकि आप स्ट्रेस करते हो, आप बात पे जोर देने की कोशिश करते हो, तो ये चीज सही होती है। और एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो आपका माई सेल्फ मैं लिख देता हूं, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारा का सारा जो होता है देम सेल्व्स, यही इस्तेमाल करते हुए एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आपको ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट के बाद जब भी आता है ये करेक्ट होता है। क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, क्वेश्चन बनता है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो यूज केस है आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हो।